नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह सुबह आग लगने की देखिए दो अलग अलग बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पहली घटना सेक्टर 75 की है, जहां ईवीवाई आपको बताया सोसाइटी की बताई जा रही है, जहां एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसकी लपटें देखते ही देखते 12वीं मंजिल तक जा पहुंची। सुबह के वक्त हुए इस हादसे में सोसाइटी के आसपास के देखिए फ्लैटों में रहने वाले लोगों के बीच चीख पुकार मचा और साथ ही अफरा तफरी का माहौल भी वहां देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और साथ ही राहत कार्य शुरू कर दिया है। इसी बीच देखिए आपको बता दें ब्रेकिंग सामने आ रही है। आपको बताएं आसाम से ये ब्रेकिंग सामने आ रही है, जहां पे आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा की कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है। नई कैबिनेट विस्तार आज आसाम में हुआ है। नई कैबिनेट में फिर दिखा देखिए पुराने चेहरों का दबदबा। अशोक सिंघल, पीयूष हजीरिका, केशव महंत जैसे बड़े नेता यहां देखने को मिले। अश्वनी राय, विश्वजीत देमारी और नीलिमा जैसे बड़े चेहरों को यहाँ मौका मिला है। अनुभवी नेताओं पर फिर यहाँ भरोसा आसाम सरकार ने जताया है। आपको बताएं पहले नेताओं को यहाँ पे मौका मिलता आसाम में दिख रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा की आज कैबिनेट में देखिए नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों पर भी मोहर लगा दी है। अशोक सिंघल को देखिए यहाँ पे मौका मिलता दिखा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आसाम में पुराने चेहरों को वापस मौका दिया गया है, तो यह माना जाए कि आसाम में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो नए चेहरे हैं और साथ ही जो पुराने चेहरे हैं एक साथ में रहकर किस तरह से आसाम को नई ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। चलिए अपनी खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए जो दिल्ली की मैं आपको बता रही थी, दिल्ली के सटे नोएडा की खबर मैं आपको बता रही थी, जहां पे तड़के सुबह भीषण आग लग गई। देखिए राहत की बात यह रही कि इस हादसे में फिलहाल किसी के बिल्कुल भी जनहानि होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। साथ ही आग लगने की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी घटना नोएडा के सेक्टर 52 की बताई जा रही है, जहां गिजौड़ इलाके की है। साथ ही जहां आपको बताएं कमर्शियल बिल्डिंग में आग का तांडव देखने को मिला। इस इमारत के नीचे एक रेस्टोरेंट चला रहा आपको बताएं, जबकि ऊपरी मंजिल पर छात्र छात्राओं और काम जा रही लोगों के लिए पीजी बना हुआ नजर आया। शुरुआती आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें ऊपर उठती साफ तौर से नजर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरी तरह से वहां लागू कराया गया। सेक्टर नोएडा की हम बात बता रहे हैं, जहां पे भीषण आग सुबह तड़के लग गई। इसमें भीषण आग में बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है, लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। साथ ही ईवीएम सोसाइटी के हम आपको घटना बता रहे हैं, जहां पे आग पर देखिए जो काबू पा लिया गया। साथ ही दमकल विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की टीम ने जिस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन के बाद वहां पे पूरी तरह से नियंत्रित यहाँ पे आपको बताएं नोएडा की हम बात बता रहे हैं, जहाँ पे भीषण आग लगी। लेकिन दिल्ली हो या नोएडा हो, इस समय बहुत ज्यादा भीषण आग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बताएं जिस तरह से नोएडा हो या दिल्ली हो, जिस तरह से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। मालवीय नगर की अगर हम आपको बात बताएं तो मालवीय नगर में भी जो भीषण आग लग गई, उसके बाद आपको बताएं आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में तमाम जो सभी अधिकारी हैं उनके साथ इस बैठक में मुलाकात होगी। उनको निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से आप आगे की कार्यवाही करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के नए विदेश मंत्री आपको बताएं शुक्रवार यानी 6 जून से भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आ रही हैं। दिल्ली वो पहुंच रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के न्योते पर हो रहा है ये देखिए दौरा, और साथ ही बहुत ज्यादा खास ही हो जाता है। कुछ ही दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही जो नए प्रधानमंत्री बने थे बालन शाह संसद में भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा नजर आ रहा है। नेपाल के पीएम ने तो इस विवाद को सुलझाने के लिए आपको पता है यूके से मदद मांगने की बात भी कही थी, जिसके भारत ने सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा था कि दोनों देश आपस में मिलकर ही इसे सुलझाएंगे। अब माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बढ़ाए गए इस तनाव को कम करने और बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए विदेश मंत्री ने ये रुख आज दिल्ली का किया है, जहां वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल के साथ भी वो गंभीर मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। अगर इस दौरे के मुख्य एजेंडे को बहुत ही आसान शब्दों में समझे तो दोनों देशों के बीच कई सालों से लटके बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना इस मुलाकात का मुख्य मकसद
कहलाता नजर आ रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री भारत के सामने आपको बताएं एक परियोजनाओं को शुरू करने जा रही हैं। दोनों देशों के बीच रेलवे के और सड़कों का जाल बिछाने का जो काम शुरू हो सकता है, अयोध्या को रेल मार्ग जोड़ने का भी यहाँ पे काम हो सकता है। साथ ही इसके अलावा नेपाल की एक बड़ी चिंता उसके 2 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर भी बनती नजर आ रही है, जो भारत से हवाई रूट न मिलने के कारण खाली पड़े हैं। नेपाल इस दौरे में भारत से नए हवाई रास्ते देने की मांग करेगा। इस आधिकारिक दौरे से ठीक पहले नेपाल की सत्ताधारी पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आपको बताएं अजीत डोवाल से मुलाकात कर रही थी। साथ ही माहौल को शांत करने की पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की थी। आपको बताएं पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि उनकी नई पार्टी के पास पुराने राजनीति का कोई बोझ नहीं है और वह भारत के साथ नए सिरे से दोस्ती करना चाहते हैं, जिस पर पीएम मोदी ने आपको बताई पड़ोसी के पहले की नीति के तहत नेपाल को हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया था। देखिए, अगर आपको छोटे शब्दों में बताएं तो ये दौरा एक तरफ जहां दोनों पड़ोसी के बीच हालिया सीमा विवाद की कड़वाहट को दूर करने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह व्यापार, बिजली और डिजिटल सहयोग के जरिए भारत और नेपाल की रोटी बेटी की पुरानी रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। एक बेहद महत्वपूर्ण आपको बताए एक कोशिश यहाँ होती नजर आ रही है कि जिस तरह से नेपाल के रिश्ते आने वाले समय में संभव है कि बहुत ज्यादा अच्छे भारत के साथ होते नजर आ सकते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक हत्या, देखिए अग्निकांड के बाद दिल्ली की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में भारी हलचल मच गई। आपको बताएं इस भीषण हादसे पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शुक्रवार को सचिवालय में एक बेहद महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में आपको बताएं इस बैठक में दिल्ली पुलिस और नगर निगम, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली फायर सर्विस समेत तमाम बड़े विभागों के आला अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अगर इस पूरे मामले को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाएं तो देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि मालवीय नगर हादसे के पीछे जिसकी भी लापरवाही है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अब दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए उन सभी अवैध होटलों, बिना आपको बताए परिमाण जो मिले हुए हैं, देखिए जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऐसे जो भी हाउस हैं उनको कोई भी छूट अब नहीं दी जाएगी। साथ ही इमारतों पर बड़ा हंटर चलने के लिए भी वो इमारत के मालिक तैयार हो जाए, ताकि भविष्य में मालवीय नगर जैसी किसी भी देखिए जो भयानक घटना सामने आई थी दोबारा ना हो सके। यदि इस पूरे घटनाक्रम को एक पॉलिटिकल वे में देखिए अगर आपको समझाते हैं तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये एक्शन सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक नहीं कहलाता, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी कहलाता है। साथ ही दिल्ली में अब कोई भी बड़ा अग्निकांड या हादसा होता है तो विपक्ष तुरंत सरकार को घेरने और भ्रष्टाचार, ढिलाई के आरोप लगाने में जुट जाती है। सारे देखिए जिस तरह से मालवीय नगर की घटना सामने आई है, उसके बाद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्शन में आ गई। ये एक बेहद सदी हुई राजनीतिक चाल है, जिससे वह जनता के बीच एक संदेश दे रही हैं कि उनकी सरकार सख्त है और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने में पीछे नहीं होती। एमडीसी, डीडीए और दिल्ली पुलिस जैसे अलग अलग विभागों के अधिकारियों को एक मेज पर बिठाकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब फाइलों को एक दूसरे पर टालने की जवाबदेही से बचने की राजनीति नहीं चलेगी। आपको बताएं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बैठक के जरिए एक तीर से 2 निशाने भी लगाए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने अवैध निर्माण करने वाले माफियाओं और लापरवाह अफसरों को सख्त राजनीतिक चेतावनी दे दी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा मामले में सरकार कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी, देखिए जिस तरह से बैठक होगी, बैठक में क्या क्या निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से लिए जाते हैं ये समय बताया गया। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कोई संगठित पार्टी नहीं है, बल्कि
बुआ भतीजा की तरह चलने वाला एक सिस्टम है जहां किसी की राय नहीं सुनी जाती। इन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद कोई वादों पर काम नहीं करता है। आपको बताएं, मनोज ने हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं कि इस खास बातचीत में आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी चर्चा में बना रहा, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। ऐसे में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और लगातार सत्ता में रहने वाली टीएमसी पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बात कर लेना चाहेंगे पश्चिम बंगाल से बीजेपी से सांसद मनोज टिग्गा हमारे साथ मौजूद है। सर, टीएमसी कई साल सत्ता में रही, लेकिन अब टीएमसी के ही अगर बात कर लिया जाए तो 58 विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि टीएमसी कोई पार्टी नहीं थी, वो एक सिंडिकेट चलाती थी और एक आप बोल सकते हैं कि एक कंपनी की तरह चलती थी, जिसका जो बुआ भतीजा दोनों मिल करके चलाते थे। ये कोई पार्टी नहीं थी, एक सिंडिकेट था, एक कंपनी था। तो आप वो कंपनी चली गई तो टूट तो स्वाभाविक है। और पहले तो क्या था ना, वन मैन आर्मी की तरह चलता था ये। कोई किसी का हिम्मत नहीं था कि ममता बनर्जी के सामने या अभिषेक बनर्जी के सामने कोई कुछ बात बोले या सुने। वो अपनी मर्जी से चलते थे। तो अभी तो पार्टी हारी तो स्वाभाविक रूप से लोगों में बोलने का मौका मिला है कि अब जो वहाँ पर अनैतिक काम होता था अभी बोल रहे हैं, इसलिए टूट तो स्वाभाविक है। पहले एक तरफा चलता था, अब लोग तो आप जो बोलना था तो बोलेंगे, इसलिए टूट तो स्वाभाविक है, टूटना ही था उनका। लेकिन ये जो ऋतव्रत बनर्जी हैं उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया, जबकि ममता बनर्जी किसी और को ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहती थी। क्या लग रहा है, ये 58 विधायक जो लगभग अलग हुए हैं, कभी आने वाले समय में बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, बीजेपी में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन ऋतव्रत बनर्जी जो है वो भी पहले सीपीएम में थे, आप जानते हैं। सीपीएम से ही वो इधर आए थे और उनका पूरा ढाक ढोल पिटा करके लाए थे। तो आप अलग से करके अपने 58 विधायक का जो सूची है वो भी हमारे यहाँ शायद सौंप चुके हैं स्पीकर साहब को। तो निश्चित रूप से संख्या जिसकी होगी उसको ओपोजिशन का, विरोधी दल का मर्यादा मिलेगा। और जो 10% का ये है, उसमें तो आपका 294 सीट है, 30 सीट होने से होता है। लेकिन जब वो 58 विधायक का सूची वहाँ पर सिग्नेचर करके जमा किए तो स्वाभाविक रूप से उनको मिलेगा। और जिससे ये भी बात उठ करके आई कि इससे पहले जो अभिषेक बनर्जी जो विधायकों का लिस्ट जमा किए थे, सिग्नेचर जमा किए, तो वो फर्जी निकला है। कई एक विधायक ऐसे और उसके विरोध में कार्रवाई भी होने वाली है। तो जो वहाँ बड़ा बवाल भी देखने को मिला है उसको लेके। हाँ बिल्कुल, सड़कों पर दिखी ममता बनर्जी खुद। देखिए, फर्जी करने का तो उनका आदत हो जाएगा, तो इसमें भी फर्जीवाड़ा करके वो जमा कर दें। अब ममता बनर्जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो गलत काम करेगा, क्योंकि आंदोलन करना, विरोध करना ये उनका गणतांत्रिक अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन राज्य को अनरेस्ट करने की कोई कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से जो नई सरकार बनी है वो किसी को माफ नहीं करेगी। टेट स्कैम को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपने अभी कहा है कि जो करप्शन करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, तो टेट स्कैम को लेके क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी सब समय बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसी पर पश्चिम बंगाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी भी बोलते हैं कि मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए जो दुर्नीति की है, भ्रष्टाचार की, हम किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जो मेरिट था, जो मेरिट के आधार पर और नौकरी मिलना चाहे तो किसी को मिला नहीं। जो कभी परीक्षा में बैठे ही नहीं थे उनको नौकरी मिल गया। जैसे कि बाजार में आलू, प्याज, भिंडी वगैरह बिक्री होता है, उसी प्रकार से बीते गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्री जी ने पूरा बिक्री कर दिया। और जो जिनको नौकरी मिलना चाहिए था वो तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ कर साल भर आंदोलन करते, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। तो जो भ्रष्टाचार किया है निश्चित रूप से उनके ऊपर में कार्रवाई करेगी हमारी सरकार, और वो जेल निश्चित रूप से जाएंगे। आने वाले भविष्य में करप्शन को खत्म करने के लिए या फिर करप्शन ना हो, इसके लिए सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी? निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अवश्य ही कदम उठा रहे हैं और आने समय में भी उठाएंगे। हम बोलते हैं ना सब समय कि करप्शन को कभी प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, और करप्शन जो करे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ताकि साहस नहीं कर सके वे करप्शन या भ्रष्टाचार करे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होगी, टेट स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है। निश्चित रूप से जो दक्ष है, जो सक्षम है, उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि ये कैबिनेट बैठ करके हमारी पार्टी है, सरकारें सभी मिल करके तय करेंगे कि आने वाला समय में ऐसा व्यक्ति को शिक्षा का जिम्मा दिया जाएगा कि अच्छी तरीके से चले। क्योंकि किसी भी राज्य को आगे ले जाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य
लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति ही को ही आने वाला समय में शिक्षा मंत्री का जिम्मेवारी दिया जाएगा। आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं का सफर मुफ्त की बात की गई थी, जो धरातल पर दिखाई दे रही है। महिलाओं को जो महीने की राशि है वो देने की बातें कही गई थी, वो भी धरातल पर दिखाई दे रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके भगाने की बातें कही गई थी, वो भी धरातल पर दिख रही है। इन तीनों चीजों के लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र में जो वादा किया था वो धरातल पर आप देख रहे हैं। बीते कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले लक्की भंडार के नाम से चलता था, हमने अन्नपूर्णा योजना से नाम देकर के कल इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और कितनों माताओं के अकाउंट में पैसा भी जा चुका है। हमने 3,000 का वादा किया था, वो वादा देखिए हमारी सरकार 9 तारीख को शपथ लिया और उसके बाद ही कल 3 तारीख थी, कल से ही, यानी कि उधर 22 दिन और इधर 3 दिन, माने 25 दिन के अंदर ही, 1 महीने से भी कम समय में जो हमने किया था, वादा किया था, वो पूरा हो गया। और उसके बाद माताओं के लिए सरकारी बस में जो फ्री का बात था वो भी शुरू कर देता। आने वाले समय में हम जो संकल्प पत्र में वादा किए हैं, समय अनुसार निश्चित रूप से सभी चीजें पूरी की जाए। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। दामाद नहीं है जो उनको बैठा कर खिलाएंगे, ये बातें भी शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कही कि सबको चिन्हित करके भगाया जा रहा है। निश्चित रूप से हमने स्पष्ट रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल के सबसे पहले उनको डिटेक्ट करना है, फिर डिलीट करना है, फिर डिपोर्ट करना है। जो अनैतिक तरीके से हमारे देश में आए हैं, ये तो कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आए और यहाँ पर रह जाए और हमारे जो अधिकार को वो छीन ले, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, खाद्य के क्षेत्र में, ऐसा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल कोई धर्मशाला नहीं है, जो जहाँ से आया उनको वापस वहाँ जाना ही पड़ेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। आपकी सरकार पिछले कई सालों से है, हालांकि जगह जगह जाके सभी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जनता को भी बता रहे हैं एनडीए की सरकार की उपलब्धियों के बारे में, लेकिन पहली बार है कि योगा दिवस प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में मना रहे हैं। देखिए, हम सब समय देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योग दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों में जा करके योग दिवस का पालन करते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार पहली बार देश आज़ाद होने के बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से ऐसे सब समय जाते रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जब हमारी सरकार नहीं थी, अब हमारी सरकार बनी है देश स्वाधीन होने के बाद पहली बार। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की पुण्य भूमि पर हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत जनाएंगे। एक अंतिम सवाल, इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और क्या लग रहा है इस बैठक में किस तरीके से चीजें होंगी, क्योंकि जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हो रही हैं। देखिए, इंडी गठबंधन ने कभी भी एकजुटता कभी रही नहीं है। उनका लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर उनका चेहरा कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ये आप उनका गठबंधन में बैठेंगे, चाय पियेंगे तो चलता ही रहता है, लेकिन अंदर बाहर इनका कोई मेल मिलाप नहीं है। मैं तो देखता हूं अंदर क्या उनका चलता है, बाहर क्या चलता है, और लोग जानते हैं कि ये गठबंधन सही नहीं है और इस गठबंधन से देश सही दिशा में नहीं चल सकता है। जिसका कोई दशा दिशा ही नहीं हो सकता है, नहीं है इस गठबंधन का, तो आने वाला समय में इस गठबंधन का भी कोई भविष्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद मनोज टिग्गा से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में अपने घोषणा पत्र में रखने वाले सारे वादों को धरातल पर शिवेंदु सरकार किस तरीके से लाती है और इंडिया गठबंधन की बैठक राजनीति का क्या रूप बदलती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना किस तरह से मनोज टिग्गा ने देखिए टीएमसी सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही उन्होंने उपलब्धियां गिनाई, साथ ही योजनाएं गिनाई जो नई नई बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है। उसकी चुनी खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दिल्ली की खबरों का। देखिए, दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सरकार को घेर लिया है। TV7 भारत से बातचीत में आप विधायक और वरिष्ठ नेता विशेष रवि ने कहा कि दिल्ली में 4 इंजन की देखिए जो सरकार है होने के बावजूद लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। आप नेता ने जिस तरह से बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है, आइए आपको सुनाते हैं ऐसा देखिए बातचीत में क्या कुछ खास उन्होंने कहा है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से बात करते हुए। दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत को लेकर के जहां आम जनता परेशान है, वहीं विपक्ष भी सीधे तौर पर दिल्ली सरकार से सवाल कर रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के करोल बाग में है और जहां पर करोल बाग से ही आम आदमी पार्टी के विधायक भी मौजूद है। और आप अगर ये मटका देखेंगे तो ये मटका गर्मी में जहां ठंडे पानी की राहत देता है, वहीं मटका फोड़ करके आम आदमी पार्टी अपना
प्रदर्शन कर रही है। पोस्टर में लिखा है बीजेपी हाय हाय बेहाल जनता को पानी दो, और यहाँ पे भाजपा सरकार पानी दो, इस तरीके से पैम्पलेट के साथ लोग अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक विशेष रवि हमारे साथ मौजूद है। विशेष रवि जी, हाथों में मटका, पीछे पोस्टर, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में और हम अपने क्षेत्र की बात करें, पूरा करोड़बाग और पहाड़गंज हमारा क्षेत्र पानी की किल्लत से परेशान है। और ये एक दो दिन की समस्या नहीं है, लगभग 1.5 महीना हो गया। जब पीछे चंद्रावल प्लांट में जो पंप डूब गए थे, उसके बाद से आज तक हमारा क्षेत्र संभला नहीं है। पूरे इलाके में पापानगर, देवनगर, रैगरपुरा, पहाड़गंज, हर जगह जो है पानी की भारी समस्या है। हमारे जो यूजीआर्स हैं, हमारे जो टैंक हैं, उसमें जो डिज़ायर लेवल है वो पूरा नहीं हो रहा है। जहाँ 12 फीट की ज़रूरत है वहाँ 6 फीट आ रहा है, जहाँ 14 फीट की ज़रूरत है वहाँ 10 फीट पानी आ रहा है, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मतलब एक समय भी, एक टाइम भी ठीक से पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, और कहीं कहीं पे पानी आ भी रहा है तो गंदा नाले का पानी आ रहा है। तो जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत दुखी है। जब दिल्ली में चुनाव थे तो भाजपा के नेता बोलते थे कि हमारे को चुनाव में जिता दो, हमारी सरकार आएगी तो हम पानी पानी कर देंगे। लेकिन विशेष रवि जी, यही सटा हुआ झंडे वालान है जहाँ पर जल बोर्ड भी है। आप लोगों ने वहाँ पर भी बाहर बैठ के प्रदर्शन किया था, इसी पानी के संकट को ही लेके किया था। कुछ समस्या का हल हुआ या नहीं? वो जब हमने प्रदर्शन किया था उस समय 6 दिन से पानी गायब था। प्रदर्शन करने के अगले दिन जो है पानी आ गया, लेकिन स्थिति संभली नहीं है। पानी जिस तरह से लोगों को मिलना चाहिए, जो पहले से पानी मिल रहा था, वो पानी गायब हो गया, पानी कम हो गया, और 1.25 महीना हो गया। तो भाजपा के नेता पहले बोलते थे कि चुनाव में जिता दो, हम लोग पानी पानी कर देंगे। हमारी सरकार हरियाणा के अंदर भी है, दिल्ली में बन जाएगी, क्योंकि हरियाणा से पानी आता है दिल्ली में। तो अगर दिल्ली में सरकार हमारी बन जाएगी, हरियाणा में पहली सरकार हमारी है, और केंद्र में हमारे सुपरमैन बैठे हुए हैं मोदी जी के नाम पे, तो पूरी दिल्ली के अंदर पानी पानी कर देंगे। इतना पानी कर देंगे, लोगों को कभी जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन मटका फोड़ने से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? हम सरकार, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं मटका फोड़ के। शायद इस मटके की दमक से, इस मटके के टूटने की आवाज से वो जाग जाए और दिल्ली के लोगों को पानी देने की व्यवस्था करें। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को सोशल मीडिया पे पछाड़ दिया है, 6 जून को जनता मंच पर प्रदर्शन कर रही है। किस तरीके से आपकी पार्टी का समर्थन, या क्या कहना चाहिए? देखिए, देश में युवा परेशान है, नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं। लगभग 7-8 पेपर लगातार लीक हुए हैं, और जिसमें 1 करोड़ के आसपास बच्चे जो है जिन्होंने तैयारी की थी, उनकी तैयारी खराब हो गई है। नौजवानों को पेपर लीक होने की समस्या है, जिनके पेपर हो गए उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और इतना करप्शन है और इतनी बेशर्मी है कि इस पिटीशन के अंदर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पिटीशन को लगभग 10 लाख लोगों ने साइन किया है कि देश के शिक्षा मंत्री प्रधान जी वो इस्तीफा दें। लेकिन ऐसे बेशरम पार्टी, ऐसे बेशरम नेता हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो ये समझ रहे हैं कि जीतने के बाद हम बनकर राजा। यानी आप लोग का समर्थन है कॉकरोच को? बिल्कुल, हमारा समर्थन युवाओं के साथ है। जो युवा परेशान हैं, जिनको पेपर लीक हो रहे हैं, 7-8 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, आपको जानकारी होगी। बिल्कुल। बेचारे कल ही एक लड़की ने आत्महत्या की है। जी, उस बच्ची ने ये कहा कि मेरे में अब हिम्मत नहीं है दोबारा तैयारी करने की। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। और उस पर बेशर्मी देखिए कि शिक्षा मंत्री जो है वो चिपक के बैठे हैं कुर्सी से, वो हटने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हम उनके साथ हैं, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी कोई पेपर लीक ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के करोल बाग से विधायक विशेष रवि, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, जिससे दिल्ली में लोगों को पानी मिल सके। और कॉकरोच जनता पार्टी जो कि युवाओं के लिए है, और युवाओं को हमारा पूरा समर्थन है, जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी समस्या दोबारा से ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत। आपने सुना किस तरह से आप नेता ने जल संकट को लेकर, साथ ही
आपको बताएं नीट जो धांधली हुई है उसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। चलिए दिल्ली की खबरों में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। दरअसल प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राजधानी के कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी और शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा की खास बातचीत में क्या कुछ खास है। साथ ही देखिए उन्होंने लोगों से बात करी, आम जनता से बात करी और कुछ नेताओं से भी बात करी है। आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और अगर आप देखेंगे तो लिखा है भाजपा सरकार हाय हाय, पानी की किल्लत के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। विधायक विशेष रवि जो कि करोल बाग से हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बीजेपी हाय हाय, रेखा गुप्ता पानी दो के यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो खुद करोल बाग से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं विशेष रवि वो यहाँ मौजूद है। महिला कार्यकर्ता हैं, सर के ऊपर मटका रख करके ये विरोध दर्ज कर रही हैं। दिल्ली के पूर्व मेयर अगर बात कर ली जाए महेश खींची, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अगर बात करें तो लगातार पानी की किल्लत को लेकर के और सर के ऊपर मटका रखने के साथ ही मटका फोड़ प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी जो है करोल बाग के विधायक विशेष रवि के नेतृत्व में कर रही है, क्योंकि लगातार पानी का संकट दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। और अब देखना ये भी होगा कि मटका फोड़ प्रदर्शन के माध्यम से जो सोई सरकार को जगाने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है वो कितनी कामयाब होती है और दिल्ली की जनता को जल संकट से मुक्ति कब और कैसे मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। दिल्ली में हो रहे जल संकट को लेकर के आम आदमी पार्टी मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है और अगर आप देखें तो ये करोल बाग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर दिल्ली सरकार यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पानी दो के साथ यहां पे लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है। महिलाएं जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से चीजें हैं, सर के ऊपर मटका जब से भाजपा सरकार दिल्ली में आई है ना, एकदम निकम्मी सरकार आई है। सीएम जो है रेखा गुप्ता जी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। महिलाओं को जो 21 करोड़ रुपए का वादा किया था वो नहीं दे रही और 1 महीने से पानी से परेशान है पूरी दिल्ली। त्राही मची हुई है पूरी दिल्ली में। आप बताओ इस निकम्मी सरकार का करेंगे क्या? ये निकम्मी सरकार का करेंगे क्या? पानी नहीं है, इनका मिलना चाहिए। पानी के बगैर तो कुछ लाइफ ही नहीं है। पानी नहीं होगा तो क्या कर सकते हो बताओ? बिल्कुल पानी नहीं है इसलिए प्रदर्शन। और रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता पानी दो। दिल्ली के पूर्व मेयर भी यहाँ पर हैं, इनसे भी पूछेंगे। महेश जी हाथों में मटका लिया है। देखिए करोलबाग क्षेत्र में पिछले 1.5 महीने से पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और करोलबाग तो छोड़िए पूरी दिल्ली में पानी का संकट गहराया हुआ है। जगह जगह त्राही मची हुई पानी के लिए लोग परेशान हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में पानी की जो दिक्कत लोगों को आ रही है वो पूरा देश जानता है कि दिल्ली इस टाइम पानी के संकट से बहुत जब से भारतीय जनता पार्टी आई दिल्ली में आई है पानी का संकट और भी ज्यादा गहरा हो गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हरियाणा में हमारी सरकार है और दिल्ली में भी हमारी सरकार हो जाएगी और केंद्र में भी हमारी सरकार है हो जाएगी तो पानी की कोई किल्लत नहीं होने देंगे, कोई परेशानी नहीं होने, भरपूर पानी देंगे। मगर आप आज देख रहे हैं केजरीवाल जी के राज में पूरी दिल्ली खुश थी पानी के लिए और आज भी वो बातें कर रहे, पूरी दिल्ली बातें कर रही है, पूरी जगह जगह। मैम क्या कहेंगी आप? पानी नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में पानी नहीं है और 1.5 महीने से ज्यादा किल्लत हुई है पानी की। जबकि सरकार पानी तो दे रही है, टैंकर भी दे रही है, पानी भी दे रही है। पानी है कहाँ? पानी इतना गंदा आ रहा है, सीवर का पानी मिला हुआ है, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है और पब्लिक इतनी परेशान है, नहाने के लिए भी त्रस्त है पब्लिक। देखिए ये कह रहे हैं कि नहाने के लिए भी पब्लिक जो है वो त्रस्त है और लगातार जो विधायक हैं विशेष रवि उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है हाथों में मटका लेकर के। अंकित क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से सरकार कह रही है पानी तो है?
पानी कहाँ है? 4 इंजन की सरकार जो है फेल हो चुकी है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, हम पानी पानी कर देंगे। कहाँ देखो जनता कहते तरस हो रखी है। टैंकर लोगों को मुहैया करा रहे हैं, कह रहे हैं कि समय समय पे टैंकर है, कभी कभी समस्या हो रही है, हम प्रयास तो कर रहे हैं। नहीं, कहाँ टैंकर भी आ रहे होते तो इतनी पब्लिक रोड पे कोई होती। कोई टैंकर नहीं आ रहे। टैंकर की व्यवस्था भी इन्होंने प्राइवेट कर दी है। मतलब जिसके पास पैसा है उसका टैंकर आ रहा है, गरीबों का कोई टैंकर नहीं आ रहा। लेकिन इस तरीके से मटका फोड़ प्रदर्शन के माध्यम से क्या लग रहा है कि समस्या का हल होगा जो आप लोग? अब ये सोई हुई सरकार को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जनता जो है परेशान है और उनकी सुनी जाए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि सरकार जगह सर के ऊपर मटका रख करके जल संकट को लेकर के ये प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि मटका फोड़ने के माध्यम से जो संदेश सरकार को और जो जगाने की कोशिश की जा रही है वो कितनी सफल होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना करोल बाग में स्थित देखिए नोएडा, देखिए जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर से आपको बताए बीजेपी सरकार को घेरते नजर आए। किस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है पानी के, साथ ही स्वच्छ पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं सीधा नोएडा की खबर की तरफ, जहां देखिए नोएडा की हाई प्रोफाइल पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी के बाहर की है, जहां एक फ्लैट मालिक द्वारा अपने मेड़ के थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। इस घटना की खबर जैसे ही आसपास के सोसाइटियों में काम करने वाली अन्य महिलाओं को लगी, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। इस मारपीट के विरोध में सैकड़ों की संख्या में मेड़ और स्थानीय कामगारों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी भी शुरू कर दी और सोसाइटी के बाहर का पूरा देखिए ट्रैफिक जाम भी हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बीटा 2 पुलिस तुरंत भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद जो महिलाओं का गुस्सा था उसको शांत करने की कोशिश करी, साथ ही उनको भरोसा भी दिलाया कि जो घटना हुई है उसको न्याय मिलेगी। साथ ही पुलिस ने पीड़ित मेड़ से लिखित शिकायत भी दर्ज कराई और मामले की गहराई से जांच शुरू करते हुए आरोपी फ्लैट मालिक के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा सेक्टर 6 स्थित नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय पर किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बड़ा और आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन को मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। साथ ही किसानों की सबसे मुख्य मांग थी कि उन्हें हक का 10% विकसित प्लॉट दिया जाए और उनकी देखिए जो भी आबादी का पूर्ण रूप से निस्तारण किया जाए, साथ ही उनकी मांगे सुनी जाए। साथ ही इसके अलावा किसानों का कहना है कि जो की हाई प्रोफाइल कमेटी ने उनके हक में जो भी फैसले लिए हैं उन्हें बिना किसी देरी के जल्द से जल्द जमीन पर लागू करे और शहर में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नाम पर स्थानीय मूल किसानों को बिल्कुल भी देखिए परेशान ना करे। इस प्रदर्शन के दौरान एक बेहद भावुक और हैरान करने वाला नजारा भी देखने को मिला। जब आपको बताएं बारिश के बावजूद किसान नेता सुखबीर और साथ ही उनके पीछे हटे और प्राधिकरण की सड़क पर पानी के बीच ही डटे रहे। साथ ही आपको बताएं किसानों ने साफ शब्दों में प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है कि अपने हक की लड़ाई में 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि कल फिर से सैकड़ों की तादाद में किसान एकजुट होकर नोएडा प्राधिकरण का एक बड़ा घेराव करेगा। और साथ ही आपको बताएं जहां तक पुलिस सोसाइटी में मेड के साथ हुई जो घटना है उसमें पूरी तरह से सुलझाने की घटना को कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के इस उग्र रुख ने देखिए नोएडा प्रशासन और सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कल होने वाले दोबारा घेराव से शहर की कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा चुनौती यहां बन जाता है। तो आपको बताएं हमने आपको ग्रेटर नोएडा की 2 ऐसी खबरें बताई थी जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। दोनों ही खबरें देखिए यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोनों खबरों में देखिए अगर आप पहली खबर की बात करें तो मेड़ द्वारा देखिए मेड़ को किस तरह से वहां पर उनके खिलाफ थप्पड़ मारा गया, उन्हीं के मालिक ने। इससे देखिए जिस तरह से वारदात का पता चला, जैसे जैसे जो पास की सोसाइटी हैं
उनको इस चीज़ की भनक पड़ी, उनकी मेड्स को खबर पड़ी, तो उसके बाद सभी मेड जो हैं काम करने वाली हैं एक साथ जुटकर उन्होंने घेराव किया और ये भी मांग की कि हमारे साथ जो हुआ है उसको हमें न्याय मिलना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान ने भी नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इसी तरह से काम होता रहा तो कल भी यूं ही वो घेराव करेंगे, सड़क पर उतरकर सभी किसान एकजुट होकर। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते होंगे किस तरह से नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में मेड के साथ देखिए बदतमीजी यहाँ पे एक मालिक के द्वारा करी गई है, महिलाओं का प्रदर्शन दिखा, साथ ही देखिए किसानों का प्रदर्शन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए कुल मिलाकर कहें तो आज ग्रेटर नोएडा में दो ऐसी खबरें हुई हैं जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। इसी बीच देखिए आपके सामने एक ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, आपके पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे आपको बताएं मुजफ्फरपुर आईसीयू अग्निकांड में बड़ा एक्शन यहां लिया गया है। मुजफ्फरपुर में आपको बताएं प्रसाद हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही मुजफ्फरपुर आईसीयू अग्निकांड में गई 5 लोगों की जान देखिए यहाँ चली गई थी, जिस तरह से अब एक्शन में पुलिस आ गई है। प्रसाद देखिए अस्पताल का मालिक अब भी फरार बताया जा रहा है, साथ ही वहां पे 3 गिरफ्तार आरोपी हो चुके हैं। बड़ा एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सभी को न्याय मिल सके। बिहार की खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जहां आईसीयू अग्निकांड हुआ था वहां बड़ा एक्शन यहाँ सामने आया है। 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, डॉक्टर समेत ये 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन देखिए 5 लोगों की जान इसमें चली गई थी भीषण अग्निकांड में। साथ ही आपको बताएं अस्पताल का मालिक अभी भी फरार बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की हम आपको बात बता रहे हैं जहाँ पे 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन देखिए जो मालिक है वो अभी भी पंजे से दूर है पुलिस के और अभी भी वो फरार बताया जा रहा है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।